नमस्कार। आज हमारे अध्ययन का विषय है भारत का अपुआ तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। टॉपिक अधिक लंबा होने के कारण इसे हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। भाग एक में पढ़ेंगे हम हिमालयी अपुआ तंत्र के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे अपुआ तंत्र किसे कहते हैं। अपुआ तंत्र नदियों का वह जाल है जिसके माध्यम से धरातलीय जल का प्रवाह होता है। उद्गम के प्रकार एवं विशेषताओं के आधार पर भारत के अपुआह को दो प्रमुख तंत्रों में विभाजित किया जा सकता है। एक हिमालयी अपुआ, दूसरा प्रायद्वीपीय अपुआ। हिमालयी अपुआ, हिमालयी अपुआ के अंतर्गत मुख्यतः तीन नदी तंत्रों को सम्मिलित किया जाता है और वो इस प्रकार हैं। एक सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दिए गए मानचित्र में भारत की प्रमुख नदियों को प्रदर्शित किया गया है। यहां सबसे पहले हम हिमालयी अपुआ के अंतर्गत सम्मिलित तीन प्रमुख नदी तंत्रों के बारे में जानेंगे, जिनमें से पहला नदी तंत्र है सिंधु नदी का तंत्र। सिंधु नदी का तंत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है, जिसमें आप देख सकते हैं ये सिंधु नदी और सिंधु में आकर मिलने वाली नदियों में ये सतलज, सतलज की सहायक व्यास, ये रावी नदी, ये चेनाब नदी और ये झेलम नदी। इस प्रकार सिंधु नदी तंत्र सिंधु और उसकी प्रमुख सहायक नदियों झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज से मिलकर बना है। अब बात करेंगे हिमालयी अपुआ के दूसरे तंत्र के बारे में। वो है गंगा नदी का तंत्र। आप देख सकते हैं ये गंगा नदी का तंत्र है। गंगा नदी का तंत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत दो प्रकार की नदियां सम्मिलित हैं। एक वो जिनका उद्भव हिमालय से होता है, जिनमें यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी प्रमुख हैं। जबकि दूसरी वे नदियां जिनका उद्भव प्रायद्वीपीय पठार से होता है, उनमें चंबल, बेतवा, कैन तथा सोन प्रमुख हैं। इस प्रकार गंगा नदी का तंत्र गंगा और उनकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। हिमालयी अपुआ का तीसरा बड़ा तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र ब्रह्मपुत्र, आप देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों जिनमें तिस्ता, मानस, सुबनसरी आदि प्रमुख हैं, इनसे मिलकर बना है।
जैसा कि मैंने बताया, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम सम्मिलित हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे सिंधु नदी के बारे में। इसका उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी के पूर्व में बोखर-चू हिमनद से होता है। लद्दाख श्रेणी को काटकर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई जम्मू कश्मीर के गिलगिट के समीप यह महाखड्ड या कहें गोर्ज का निर्माण करती है, यानी गहरी घाटी का निर्माण करती है। हिमालयी क्षेत्र में इसमें आकर मिलने वाली नदियों में गरतंग, जास्कर, द्रास, श्योक, सिगार, नुब्रा, गिलगिट और हुंजा आदि मुख्य हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें से 709 किलोमीटर की लंबाई भारत में है। इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 3,21,289 वर्ग किलोमीटर भारत में आता है। दिए गए मानचित्र में सिंधु नदी तंत्र को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ये कैलाश पर्वत श्रेणी का बोखर-चू हिमनद है, जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अब बात करते हैं झेलम नदी के बारे में। आप देख सकते हैं ये झेलम नदी है और इस झेलम नदी का उद्गम कश्मीर में शेषनाग झील से होता है। यहां से निकलने के बाद यह एक झील का निर्माण करती है और वह झील है वूलर झील। इसके बाद यह नदी कश्मीर घाटी में बहती हुई पाकिस्तान के सीमा के समीप एक गहरे खड्ड का निर्माण करती है और पाकिस्तान के त्रिगमू के समीप यह अपना जल चेनाब नदी में गिरा देती है। इस प्रकार झेलम नदी का कश्मीर में व्यापार तथा परिवहन की दृष्टि से बड़ा ही महत्व है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर तथा अपवा क्षेत्र 28,490 वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे चिनाब नदी के बारे में, जिसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। चिनाब नदी का उद्गम ये देख सकते हो आप, ये चिनाब नदी का उद्गम क्षेत्र जो कि बारालाचा दर्रे के समीप है। उद्गम के पश्चात यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती है तथा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के निकट एक गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई 1,180 किलोमीटर तथा अपवा क्षेत्र 26,755 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर दी गई स्लाइड को पढ़कर भी आप झेलम नदी तथा चिनाब नदी के बारे में और अधिक विस्तार से जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे रावी नदी के बारे में। रावी नदी का उद्गम
आप देख सकते हैं ये लाल बिंदु में बना रहा हूं, ये रावी नदी का उद्गम क्षेत्र है। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में स्थित धौलाधर श्रेणी में रोहतांग दर्रे के निकट से होता है। इसके पश्चात यह चंबा घाटी में बहती हुई पाकिस्तान में सराय संधू के समीप चिनाब नदी में अपना जल गिरा देती है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे व्यास नदी के बारे में। व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से होता है। उद्गम के पश्चात यह नदी कोटी व लारजी के समीप महाखड्ड बनाती है। पश्चात पंजाब के मैदान में बहती हुई हरीके के निकट यह अपना जल सतलज में गिरा देती है। इसकी कुल लंबाई 460 किलोमीटर है। अपवा क्षेत्र 25,900 वर्ग किलोमीटर है। और इस नदी की खास विशेषता यह है कि यह नदी सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में से वह नदी है जो पूर्णतः भारत में बहती है। अर्थात सिंधु नदी तंत्र में व्यास ही वह नदी है जो पूर्णतः भारत में बहती है। अब हम बात करेंगे सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी का उद्गम आप देख सकते हैं ये तिब्बत में स्थित राक्षस ताल झील से होता है। तिब्बत में इस नदी को लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात यह नदी जास्कर श्रेणी को सिपकीला दर्रे के समीप तथा शिवालिक पर्वत श्रेणियों को रोपड़ के निकट काट करके यह गहरे गोर्ज बनाती है, महाखड्ड बनाती है तथा आगे बहती हुई हरीके के समीप, ये हरीके के समीप व्यास का जल अपने में ग्रहण करती है और बहती हुई यह आगे पाकिस्तान के मिठानकोट के समीप यह अपना जल सिंधु में गिरा देती है। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। इस नदी पर भारत की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। इसलिए सिंधु नदी तंत्र में सहायक नदियों में से सतलज नदी बहुत ही अधिक महत्व रखती है। दी गई स्लाइड के माध्यम से भी आप रावी नदी तथा व्यास नदी के बारे में और अधिक विस्तार से जान सकते हैं। जैसा कि हमने जाना, सतलज की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है, जिसमें से 1050 किलोमीटर की लंबाई भारत में स्थित है। अब हम जानेंगे हिमालयी अपवा का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी अपवा तंत्र के अंतर्गत गंगा और इसकी सहायक नदियां
जिनमें यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, कैन, सोन प्रमुख हैं। दिए गए मानचित्र में गंगा नदी तंत्र को प्रदर्शित किया गया है। गंगा नदी का तंत्र गंगा तथा उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है, जिसमें दो प्रकार की नदियां सम्मिलित हैं। एक वे नदियां जिनका उद्गम हिमालय से होता है, जिसमें आप देख सकते हैं यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये वो नदियां हैं जिनका उद्गम हिमालय से होता है। जबकि दूसरी वे नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार के भागों से निकलकर गंगा में अपना जल गिराती हैं, जिनमें चंबल, बेतवा, सोन प्रमुख हैं। इस प्रकार चंबल, बेतवा, सोन गंगा नदी के तंत्र में सम्मिलित वे नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। सबसे पहले बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के 3990 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री हिमनद से होता है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलन के बाद इस संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा, धौली और विष्णुगंगा दो प्रमुख धाराओं से मिलकर बनी है, जो विष्णुप्रयाग में मिलती है। इसके अतिरिक्त अलकनंदा में कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है तथा रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। हरिद्वार के निकट गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। भारत में इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और कुल अपवा क्षेत्र 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी के उद्गम को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए ये गंगोत्री हिमनद से भागीरथी निकलती है और यह देवप्रयाग है। इस देवप्रयाग में एक दूसरी धारा और आकर मिलती है, वो है अलकनंदा। अब इस देवप्रयाग के पश्चात भागीरथी व अलकनंदा के संयुक्त रूप को गंगा के नाम से जाना जाता है। अब इस देवप्रयाग के आगे वाला जो भाग है ये गंगा के नाम से जाना जाता है। जबकि अलकनंदा भी दो धाराओं से मिलकर बनी है, जिसमें एक धारा है धौली और दूसरी विष्णुगंगा। इन दोनों धाराओं का मिलन विष्णुप्रयाग में होता है। इनके अतिरिक्त अलकनंदा में कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है, जबकि रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। इस प्रकार हमने गंगा नदी के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी का उद्गम हिमालय के बंदरपुर श्रेणी के पश्चिमी ढालों पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। इसकी कुल लंबाई 1384 किलोमीटर है और कुल अपवा क्षेत्र 3,66,223 वर्ग किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा, नान वे सहायक नदियां हैं जो इसके बाएं तट पर आकर मिलती हैं, जबकि चंबल, कैन, बेतवा वे प्रमुख सहायक नदियां हैं जो इसके दाएं तट पर आकर मिलती हैं। जहां तक चंबल की बात है, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मालवा के पठार में महू के निकट से होता है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है।
इसकी प्रमुख सहायक नदियों में काली सिंध, पार्वती व बनास है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना चंबल परियोजना स्थित है। इस चंबल परियोजना के अंतर्गत इस पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज आदि बांध बनाए गए हैं। बेतवा नदी भोपाल के दक्षिणी पश्चिमी भागों से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट यमुना में अपना जल गिराती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत के पठार के मापचा चुंगो हिमनद से होता है। मैदानी भागों में घाघरा नदी में शारदा, राप्ती व छोटी गंडक नदी आकर मिलती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। छपरा के निकट घाघरा नदी अपना जल गंगा में गिराती है। गंगा नदी तंत्र में सम्मिलित एक अन्य नदी रामगंगा नदी, जिसका उद्गम उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले से होता है। कन्नौज के निकट ये अपना जल गंगा में गिरा देती है। कुल लंबाई 600 किलोमीटर है और अपवा क्षेत्र 32,800 वर्ग किलोमीटर। गंडक नदी काली गंडक तथा त्रिशूली गंडक दो जलधाराओं से मिलकर बनी है। यह मध्य नेपाल में बहने के पश्चात बिहार के चंपारण में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अंत में हाजीपुर के निकट गंगा में विलीन हो जाती है। जबकि कोसी नदी 7 जलधाराओं से मिलकर बनी है, जिसमें मुख्य जलधारा है अरुण, जिसका उद्गम गोसाई इथान के उत्तर से होता है। यह गोसाई इथान हिमालय की एक चोटी का नाम है। यह तिब्बत की सीमा के निकट नेपाल में स्थित है। सोन नदी, जिसका उद्गम प्रायद्वीपीय पठार के अमरकंटक से होता है। यह पठार की उत्तरी सीमा पर प्रपात बनाती है। अंत में पटना के निकट गंगा में विलीन हो जाती है। जबकि दामोदर नदी, जिसका उद्गम झारखंड स्थित छोटा नागपुर के पठार से होता है, इसके पश्चात यह एक भ्रंश घाटी में बहती हुई आगे बढ़ती हुई रूपनारायण नदी के जल को ग्रहण करते हुए अंत में कोलकाता के समीप हुगली में विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे हिमालयी अफवाह का तीसरा महत्वपूर्ण नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र। इस नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप चेमायुंगडंग हिमनद से होता है। इसके पश्चात यह महान हिमालय के समानांतर बहती हुई नामच बरुआ के समीप गार्ज बनाती है, जहां इसे दिहांग कहा जाता है। सदिया के निकट इसमें दिबांग और लोहित नदियां बाएं किनारे पर आकर मिलती हैं। इसके पश्चात इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1346 किलोमीटर है और कुल अपवा क्षेत्र 5,80,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 1,94,413 वर्ग किलोमीटर भारत में है। अब हम मानचित्र के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। यह तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडंग हिमनद है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है।
तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम के पश्चात हिमालय के समानांतर बहती हुई नामच बरवा में एक गोर्ज का निर्माण करती है, जहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। सदिया के निकट, ये सदिया है, इस सदिया के निकट इसके बाएं किनारे पर दो नदियां आकर मिलती हैं, एक लोहित, दूसरी दिबांग। सदिया के पश्चात इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, यानी सदिया से लेकर बांग्लादेश की सीमा पर स्थित डुबरी तक इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। जबकि नामच बरवा गोर्ज से और सदिया तक इसे दिहांग कहा जाता है, जबकि तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके दाएं किनारे पर आकर मिलने वाली नदियों में सुबनसिरी, तिस्ता, इनके अतिरिक्त मानस, प्रमुख है। जबकि ब्रह्मपुत्र के बाएं किनारे पर आकर मिलने वाली नदियों में धनसिरी, कपिली, बूढ़ी दिहांग आदि नदियां मुख्य हैं। बांग्लादेश की सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह की दिशा एकदम दक्षिण हो जाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में 1346 किलोमीटर है। धन्यवाद।